नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो आज की क्लास में हम करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू। एक बुक हमने कर ली है, सिर्फ एक ही बुक बाकी है, बाकी हमारी सारी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। 9th कंप्लीट कर ली, 10th कर ली, +2 को भी हमने कर लिया है और 11th की एक बुक हो गई और एक ये लास्ट ही रह रही है। इसके अलावा 8th और 6th की रचनाएं हो गई हैं टीएसडी वाले बच्चों के लिए। 7th की कल मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो वो भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, इसी वजह से डिले हो गया, नहीं तो मेरा उद्देश्य था कि 2-3 दिन पहले ही हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते इसको। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये बुक है, इसमें काफ़ी सारी रचनाएं दी हुई हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंडेक्स से प्रश्न आने की 100% संभावना है, ठीक है। एक प्रश्न इंडेक्स की रचनाओं से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? नमक का दरोगा, ठीक है। इसमें नमक का दरोगा रचना दी हुई है प्रेमचंद की। मियाँ नसीरुद्दीन, शायद इसमें से आपको मैच करने को रचनाएं मिल जाएं। कृष्णा सोबती की रचना है मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती की रचना। इसके अलावा मैं कम्युनिटी में जो भी प्रश्न डालती हूँ उसको देख लिया करो। बीच में से रचनाएं होती हैं, हो सकता है कोई ना कोई वहाँ से पूछी जाए। इसके बाद है अप्पू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय का है ये। किसकी रचना है ये? सत्यजीत राय की। विदाई संभाषण किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। शेखर जोशी की रचना है गलता लोहा। कृष्ण नाथ की है स्पीति में बारिश, ठीक है। मैं कम्युनिटी में ये भी करवा चुकी हूँ, शायद ये भी इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मन्नू भंडारी की है रजनी। मन्नू भंडारी की रचना रजनी है। ये प्रश्न उत्तर में कर चुके हैं। कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़, ये भी मैंने करवा दी है। जवाहरलाल नेहरू की भारत माता। सैयद हैदर रजा की आत्मा का ताप। ये रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। काव्य खंड में देख लेते हैं। कबीर के पद दिए हुए हैं, ठीक है। हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बुराना। इनकी जो स्टार्टिंग की पंक्तियाँ होती हैं वही थोड़ी सी ध्यान में रखना, इससे आपकी पहचान हो जाएगी। आगे मीरा की है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ठीक है। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद है। त्रिलोचन की आज ही मैंने प्रश्न पूछा था कम्युनिटी में। चंपा वाले काले अक्षर नहीं चीनती। काफ़ी बच्चों के तो गलत थे, नहीं आ रहा था, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। दुष्यंत कुमार की रचना है गज़ल, ठीक है। उसके बाद अक्का महादेवी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। उसके बाद अवतार सिंह पाश की है सबसे खतरनाक। निर्मला पुतलू की है आओ मिलकर बचाएं। ये सारी की सारी रचनाएं 2-3 बार देखो। और लास्ट में मैं आपको अगर मेरी तबीयत बेटर रही तो मैं परसों तक एक वीडियो इस प्रकार से बनाने की कोशिश करूंगी कि जितनी भी मुख्य रचनाएं हैं टोटल एनसीईआरटी से, वो रचनाएं, उनके लेखक, उनके काव्य संग्रह और इसके अलावा मतलब कि सारा कुछ एक ही वीडियो में आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है। पहले ये पंक्तियाँ आपने ध्यान रखनी है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती हैं। ये कहाँ से ली गई हैं? जीवन में साहित्य का स्थान से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। जन्म हुआ 1880 में लम्ही गांव में। प्रमुख रचनाएं देख लेनी है। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में। गुप्त धन, ये कहानी संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह है। रचनाओं पर फोकस करना है आपने। मृत्यु 1936 में हुई। उसके बाद इनके बारे में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, यहाँ उनकी पत्नी का नाम आया है
शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों शामिल थे। जहाँ पर मेन पॉइंट होगा मैं अंडरलाइन कर दूंगी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का गाल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद जैसे बांट नहीं दिया गया है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है। इस प्रकार से यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुत प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। उसने इसमें उनकी हिंदुस्तानी हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए हैं। तो बस जो जो बीच में रचनाएं आती जाएं उनको देखते जाना। मैं फास्ट पढ़ देती हूँ, जो मेन पॉइंट होगा वो देखेंगे हम, ठीक है। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। इस बात का आपके ध्यान रखना है, ठीक है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में दिए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं, ठीक है। बाद की उनकी रचनाओं में यह यथार्थवादी प्रकृति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां उनके इसके सुंदर उदाहरण हैं। गोदान, पूस की रात, कफन। आगे है, यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन 1914, ये भी याद रखना है। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धन की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम कर्मशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित ओलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। तो इनके पात्र क्या है इस कहानी के? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित ओलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ये शब्द किसके हैं ये भी याद रखना है, पंडित ओलोपीदीन के हैं। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसीलिए कहानी का अंत
सत्य की जीत के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा सोबती, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रचना इनकी पूछी जा सकती है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये शब्दों के आलोक में संकलित है, ये पंक्तियां याद रखनी है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात, पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में जो है वहाँ हुआ। रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से विछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। डार से विछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानियां पक्की याद रखनी है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र संस्मरण है, ये भी ध्यान रखने हैं। आगे है प्रमुख सम्मान कौन से मिले हुए हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। मृत्यु हुई 25 जनवरी सन 2019 में। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। ठीक है, यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियों और संस्मरणों से हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घ जीवा उपस्थित सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत। तो ये उनकी कहानियों के चरित्र हैं, इनको आपने याद रखना है, पात्र है, नाम। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो ये जो नाम आए हैं ना सारे के सारे कहानियों के, राइटरों के, तो ये अच्छे से आपने याद रखने हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। तो कौन सा संस्मरण उनका अधिक प्रसिद्ध है? हम हशमत, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्व समता, उर्दू का बांकुपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। आगे है मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मियां नसीरुद्दीन उनकी रचना है। कहाँ से ली गई है? हम हशमत नामक संग्रह से ही ली गई हैं। इसमें खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे सत्यजीत राय। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। इनकी कुछ रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखनी है। जन्म हुआ 1921 में कोलकाता में। प्रमुख फिल्में, पहले तो आपको फिल्म भी पूछी जा सकती है, रचना ही है उनकी। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका वायन, पथेर पांचाली बंगला भाषा में है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी। ठीक है, प्रमुख रचनाएं शंकु के कारनामे, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, काफ़ी महत्वपूर्ण है जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। ठीक है, याद रखनी है ये। सम्मान कौन कौन से मिले हुए हैं? फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान। मृत्यु सन 1992 में। ठीक है, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। उनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, उनके निर्देशन में कौन सी फिल्म बनी? पथेर पांचाली, बांग्ला में भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला
भारतीय निर्देशक बना दिया। उनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। ठीक है, कितनी फिल्में? 30। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूतिभूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन में संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बंगला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, तो ये याद रखना है। पथेर पंचाली फिल्म से संबंधित है, अप्पू के साथ बिताए 2.5 साल। ठीक है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बंगला मूल से बिलास गीते ने किया है। ठीक है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना एक उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई सत्यजीत राय। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे कहाँ से लिए? शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान हिंदी, वंगवासी, भारत मित्र। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, 3 ही रचनाएं हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी साखी विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जन किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक हैं। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। पत्रकारों की तरह वे साहित्यिक सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता। उन्होंने बंगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस जताई है। ठीक है, तो आगे है, विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। जो हमने तीनों ही राइटर पढ़े हैं, तीनों ही कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये बातें इसमें आई हैं। यही आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। यह पाठ वायसराय कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना। ठीक है, आगे बाट में भारतीयों की व्यवसायी दुख लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, किस बात को इसमें जिक्र हुआ है। उसके बाद है, साथ ही यह दिखाने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय
लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद, प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट है शेखर जोशी। अंतर की गुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। दाज्यू। शेखर जोशी जन्म 1932, अल्मोड़ा, कोसी का पटवार। साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है, तो पहल सम्मान मिला हुआ है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उमान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, तो ये देख लेना, नई कहानी से संबंधित है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरविहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। तो इनकी रचना दाज्यू पर जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रसिद्ध प्रतिनिधित्व नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलेपन जितना ही कम है, वास्तविकता अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते, मोहन नाम आया है, पात्र का ध्यान रखना है, के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक कर रखकर वह धनराम लोहार कौन था, धनराम के ऑफर पर बैठता है ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो कल हम कृष्णनाथ से शुरू कर लेंगे कल की क्लास। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल शायद अच्छा रहा मेरा तवीत वगैरह, तो कल कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।